गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब बढ़िया, ग्रेट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके साथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th टर्म 2 सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो गाइज हेडिंग डाल लो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो व्हाट बेसिकली इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसा मैंने आप लोगों को टर्म 1 के लिए रेकमेंड किया था, टर्म 2 के लिए भी मैं आपको सेम बुक ओसवाल गुरुकुल की केमिस्ट्री चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। टर्म 1 में मैं आपको ये बुक को रेकमेंड करने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ये बुक मार्केट में थी, एंड जब मैंने इस बुक को चेकआउट किया तो मुझे बहुत औसम लगी। मैंने पूरी सैम्पल पेपर सीरीज भी इस बुक के ऊपर बेस्ड पढ़ाई थी टर्म 1 की, अगर आपको याद हो। तो गाइस टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि हम लोगों के पास में ये बुक होनी चाहिए क्योंकि इस बुक के अंदर 900 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं। एनसीईआरटी के, सीबीएसई के बिल्कुल नए पैटर्न पर फोकस्ड है। इसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, केस स्टडी, असर्शन रीजन भी मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो गाइस इस बुक को अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो मैंने आपको इसका लिंक जो अमेजॉन पर अवेलेबल है वो मैंने आपको इसके अंदर दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आपको ऑलमोस्ट ओसवाल की सारी किताबें इसके अंदर मिल जाएगी। केमिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी इसमें रेफर कर सकते हैं। 10th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। गाइस इनका टेलीग्राम लिंक जिसके अंदर ये फ्री डेटा, फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं। आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा फ्री डेटा मिलता रहता है। तो गाइस ये दोनों टेलीग्राम लिंक का भी मैंने दोनों चैनल्स का लिंक टेलीग्राम का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एक बार टेलीग्राम चैनल भी इनका ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रेविटी सर्कल से आपको मैं पूरा 100% प्रिपेयर कर रहा हूँ। हम ओसवाल की सैंपल पेपर वगैरह की सीरीज लाकर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपके पास में अगर ये हैंडबुक आ गई, अगर आपके पास में वाली बुक आ गई तो गाइज आपके एग्जाम में 90% प्लस कहीं नहीं गए। तो देर किस बात की, इस लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइज आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल होता है, हम सभी लोगों का जो पीरियोडिक टेबल होता है, गाइस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग सब जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, सिमिलरली आते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्सों को जिस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कैसे, तो जैसे कि आपके पी और एस ब्लॉक की बात करी जाए तो गाइस दीज आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। These are called as representative elements, यानी पीरियोडिक टेबल में हम इन्हें सबसे पहले पढ़ते हैं और ये हमारे लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी काम करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर दिखाई देंगे। वहीं पर पी ब्लॉक आपको ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक दिखाई देगा। अगर आपके किसी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके किसी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल में जाकर गिरे तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम लाइकवाइज। सिमिलरली अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो वो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो p ऑर्बिटल में जाकर बैठ जाए, अगर वो p ऑर्बिटल के अंदर आ जाए, सो डेफिनेटली वो एलिमेंट आपका p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और क्योंकि आप एक p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई,
प्रोबेबिलिटी हो गई कि भैया कभी कभी आपके पास में कोई ऐसा p ऑर्बिटल आ जाए, कभी कभी आपके पास में कोई ऐसा p ऑर्बिटल आ जाए जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 13, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14, 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15, 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16, 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 और p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 17 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए हो तो ग्रुप 18। इस तरीके से आप लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। सिमिलरली s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हो। तो अगर s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ग्रुप 1 के अंदर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ग्रुप 2 के अंदर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू करा। लेकिन गाइस जैसे ही मैं पीरियोडिक टेबल में थोड़ा आगे बढ़ता हूं या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ता हूं, आप सभी लोग जानते हैं आपके पास में एक रूल होता है जिसे बोला जाता है आफ्बाउ प्रिंसिपल। जिसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आफ्बाउ प्रिंसिपल। आफ्बाउ प्रिंसिपल ने हमें क्या सिखाया था? आफ्बाउ प्रिंसिपल ने हमें सिखाया था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप 1s में रखो, 1s जब भर जाए तो अगला इलेक्ट्रॉन 2s में रखो, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 2p में रखो, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 3s में रखो, फिर 3s के बाद अगले इलेक्ट्रॉन 3p में रखो, लेकिन 3p के बाद 3d में ना जाते हुए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में रखो और 4s के बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन 3d में रखो। ये आफ्बाउ प्रिंसिपल ने हमें सिखाया। क्यों? बिकॉज 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। आप लोगों ने बोर एंड बरी प्रिंसिपल सीखा होगा। बोर एंड बरी रूल के हिसाब से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3s ऑर्बिटल से कम होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, अभी पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 4s ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन भरा, यूजुअली ये कैल्शियम तक देखने को मिलता है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम के बाद जो अगला एलिमेंट आता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसके अंदर आपको यही केस देखने को मिलता है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2p के अंदर 6 रखते हैं, 3s के अंदर फिर 2 रखते हैं, 3p के अंदर 6 रखते हैं और फिर 4s के अंदर 2 रखते हैं। लेकिन 4s के बाद में भी आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो फिर आप लोग 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सो बेसिकली कैल्शियम के बाद में जो अगले 10 एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है बात समझ में आई? तो अगर मैं यहां पर पीरियोडिक टेबल प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करूं, अगर मैं यहां पर पीरियोडिक टेबल ठीक तरीके से ऑब्जर्व करूं तो यहां पर आप सब लोग क्लियरली देख पाएंगे इस चीज को कि पीरियोडिक टेबल का जो आपका ग्रुप 1 है और आपका जो ग्रुप 2 है, ये बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट कहला रहे हैं। देन आप यहां पर पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 देखेंगे तो ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और जब आप लोग यहां पर देखेंगे एटॉमिक नंबर 19 वाला कैल्शियम और एटॉमिक नंबर 19 वाला पोटेशियम और 20 वाला कैल्शियम, तो आप देखेंगे पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इसके वैलेंस शेल 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट के अंदर आप देख पाएंगे कि 4s के बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर रखने पड़ रहे हैं। सो ये हो गए आपके ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। These elements are called as D block elements। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? नाउ एक बात मैं और बता दूं, S ब्लॉक और P ब्लॉक को आप देख रहे हो कि D ब्लॉक जोड़ने का काम कर रहा है। S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में D ब्लॉक एक ब्रिज का काम कर रहा है।
So basically d block elements are also called as transitional metals. These are also called as transitional metals. ट्रांजिशनल मेटल्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ट्रांजिशनल वर्ड का मतलब होता है ट्रांजिशनल, या ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है ब्रिज. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिज. और ये किसको ब्रिज कर रहा है? ये किस चीज को जोड़ रहा है? ये एस ब्लॉक को पी ब्लॉक से जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट. क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए बैक चलते हैं. ओके नाउ गाइस, जैसे जैसे मैं अफबाउ रूल की तरफ बढ़ता हूं, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में रखता हूं, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d. अब जैसे हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल का चार्ट 11th में पढ़ते थे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में रखते हैं, 1s के बाद आप इलेक्ट्रॉन 2s में रखते हैं, 2s के बाद आप इलेक्ट्रॉन 2p में रखते हैं, 2p के बाद आप इलेक्ट्रॉन 3s में रखते हैं, 3s के बाद 3p, 3p के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखते हैं 4s, 4s के बाद आप लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं 3d में, 3d के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों 4p. देखो 4p के बाद आता है 5s, 5s. ठीक है, क्या है तक आपको बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? नाउ 5s के बाद आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 5p में. 5p के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक बेटा. ओके 5s के बाद आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4d के अंदर. आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4d. 4d के बाद 5p, और 5p के बाद में आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4f, और 4f के बाद आएगा 5d. ये वाला कॉन्सेप्ट समझो. इसका मतलब ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड पर होंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं. कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. नॉलेज होगा तो मजा आएगा. देखो जब आप पीरियोडिक टेबल में, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, और ये आपका 4th पीरियड है. ठीक है, मतलब जब आप 4th पीरियड पर होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आप इलेक्ट्रॉन पहले 1s में रखेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p. 3p के बाद में अब आपका वैलेंस शेल हो गया 4s. तो अब आप देखो 4s के बाद में आपको अगला इलेक्ट्रॉन ये 3d रखना पड़ रहा है. मतलब 4s के बाद में आप 3d भरते हो, 3d में आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रखते हो. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब 3d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रखे तो ये मामला खत्म हो गया. अब आप आगे चले, p में यहां, फिर आप यहां आ गए, यहां. अब आप कौन से पीरियड में आ गए? अब आप लोग 5th पीरियड में आ गए. अब आप लोग कहां आ गए? अब आप लोग 5th पीरियड में आ गए. अब जब आप 5th पीरियड में चलेंगे तो 5th पीरियड में क्या होगा? आप 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन रखेंगे. ये देखो आपने 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा, लेकिन 5s में इलेक्ट्रॉन रखने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आपको रखना पड़ेगा 4d के अंदर. तो 5s के बाद आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन 4d. यानी जब आप लोग 5th पीरियड तक पहुंच जाओगे तो 5th पीरियड में पहले आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 5s के अंदर, फिर 3d में आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रखेंगे. मतलब कि आपकी ये वाली जो सीरीज हो गई, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, इस सीरीज को नाम दिया जाएगा 3d सीरीज. क्या नाम दिया जाएगा? 3d सीरीज. सर 3d सीरीज क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन सभी के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 3d ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं. सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहां पर इसे ऑब्जर्व करेंगे, वाइट्रियम
से लेकर जब आप लोग कैडमियम तक ऑब्जर्व करेंगे तो इस सीरीज को 4D सीरीज बोला जाएगा। वाई 4D सीरीज? क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप 5th पीरियड में पहुंचे तो आपने 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर उसके बाद में बचे हुए 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे आप ऊपर 4s के बाद 3D में रख रहे थे, अब आप 5s के बाद 4D में रखेंगे। फिर अपन चले 6th पीरियड की तरफ। अब 6th पीरियड में जाते ही आप यहां पर देख रहे हो, यहां चले, यहां चले, यहां निपटाया, फिर यहां आए। अब आप देखो ये वाला डब्बा, अब ये वाला डब्बा खाली है। ये वाला डब्बा खाली क्यों है? क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है लेंथेनम। एक एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? लेंथेनम। अब लेंथेनम पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में दिखाई दे रहा है? 6th पीरियड में दिखाई दे रहा है। तो गाइस जब आप लोग यहां पर 6th पीरियड में जाएंगे, मतलब 5D के बाद में अब आप अगला इलेक्ट्रॉन कहां रख रहे हैं? अब आप अगला इलेक्ट्रॉन 6s में रख रहे हैं। अब आप लोग अगला इलेक्ट्रॉन कहां रख रहे हैं? 6s में रख रहे हैं। तो अब आपने 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो देखने वाले को क्या लग रहा है? देखने वाले को मेरे प्यारे बच्चों क्या लग रहा है? अरे भैया डस्टर आजा, डस्टर आजा, व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, 4D 5P, 5P के बाद आप कहां आ गए? 5P के बाद आप कहां गए? 6s में। 6s के बाद टेक्निकली आपको पहले इलेक्ट्रॉन 4f में भरना पड़ेगा। मतलब आफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 6s के बाद आपको इलेक्ट्रॉन 4f में भरना पड़ेंगे 1 to 14, क्योंकि f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद में फिर आप लोग जाएंगे 5D के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरने। तो एक्चुअली होता क्या है, आप यहां पर देखो, ये जो लेंथेनम दे रखा है, इस लेंथेनम के अंदर क्या होता है? 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर जाता है और अगला इलेक्ट्रॉन 5D में भर जाता है। लेकिन जैसे ही आप और इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चालू करते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 5D की जगह इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, तो फिर लेंथेनम के बाद से सेरियम से लेकर Lu तक आप लोगों को इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर भरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि आफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 6s में, आफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 6s ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद में 5D में जाएगा। तो टेक्निकली हमें यहां पर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो सरप्राइज है हम लोगों के लिए, कि 6s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन उसके 5D में चला गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद में, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, उसके बाद 58, 59, 60 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक आपको जो अगले 14 एलिमेंट मिलते हैं, उन सभी 14 एलिमेंट के अंदर 6s ऑर्बिटल के बाद में 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें नजर आते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन आपके 4f में भर गए। अब क्योंकि आप देखो यहां पर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां पर वो सारे एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं जिनके लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो फिर ये f ऑर्बिटल वाले क्या करें? इसलिए आप देखो पीरियोडिक टेबल में नीचे एक नई जगह बना दी, एक नई स्पेस बना दी, और इन्हें नाम दे दिया गया f ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली इन्हें क्या नाम दे दिया गया? इन्हें नाम दे दिया गया f ब्लॉक एलिमेंट्स। These are called as F block elements. Now F block elements दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं लेंथेनाइड सीरीज। पहले वालों को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। Why they are called as लेंथेनाइड सीरीज? इन्हें लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोला गया प्यारे बच्चों? भाई सीधी सी बात है ना, एक एलिमेंट जिसका नाम है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद में ये 14 एलिमेंट हमें मिले, तो जो लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट होंगे वो सब लेंथेनाइड कहलाएंगे। अब आप देखो, जैसे आप यहां पर आ गए ल्यूटेटियम पर Lu, यहां पर आपके f ऑर्बिटल में पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होंगे। अब अगला इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, तो देखो यहां से फिर हैफनियम एटॉमिक नंबर 72 से स्टार्ट होकर हैफनियम से लेकर मरकरी तक एटॉमिक नंबर 80 तक
आपको फिर इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एलिमेंट्स मिल गए। इस सीरीज को बोला जाएगा पीरियोडिक टेबल में 5D सीरीज। दिस एलिमेंट या दिस सीरीज इज कॉल्ड एज 5D सीरीज। क्या बात समझ में आ गई? सिमिलरली जब आप यहां पर एक्टिनम पर जाएंगे, यहां पर ये जो लाल कलर से दिख रहा है इसे बोला जाता है एक्टेनॉइड या एक्टेनियम। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 86, 87, 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होगा। तो जब आप देखेंगे कि जब आप पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड पर पहुंचेंगे तो 7th पीरियड में पहले आप इलेक्ट्रॉन 7s के अंदर रखेंगे, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन आप 5f के अंदर रखेंगे, फिर अगले इलेक्ट्रॉन आप लोग काय में रखोगे प्यारे बच्चों? 5f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रखोगे, फिर आप लोग 6d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रखने जाओगे। तो सेम केस हमें यहां पर एक्टेनियम के साथ देखने को मिला। एक्टेनियम के 7s में इलेक्ट्रॉन के बाद में 6d में इलेक्ट्रॉन पाया गया, लेकिन एक्टिनम भी हमारे लिए एक सरप्राइज केस है। टेक्निकली 7s के बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाना था। तो एक्टिनियम के 6d ऑर्बिटल में आप जैसे जानते हैं कि जैसे ऊपर लेंथेनम में हुआ था, लेंथेनम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, वैसे एक्टिनम के 6d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ 6d में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में एक्टिनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे आप देखो यहां पर थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, इनके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो 5f ऑर्बिटल के अंदर होंगे। सो बेसिकली यहां पर क्या केस हुआ? यहां पर केस हुआ पहले आपके इलेक्ट्रॉन गए 7s में, फिर 7s के बाद में आपने देखा कि नहीं भैया हमको तो पहले 5f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रखने, तो पहले वो रखेंगे, फिर 6d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इसको बोला जाता है 5f ऑर्बिटल। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज होती है 4f ऑर्बिटल, एंड 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से f ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि ये वाली सीरीज आपके एक्टेनियम नाम के एलिमेंट के बाद आई है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टेनॉइड सीरीज। इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है गाइस? सो बेसिकली ये है आपका पूरा कच्चा चिट्ठा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। मतलब कि यहां पर आप देखो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि हम लोग इसे समझ ना पाए। ठीक है गाइस? तो क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? सो बेसिकली यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, और ये बात मैं चाहूंगा आप सब लोग अच्छे तरीके से नोट करें कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक जैसे आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या डेफिनेशन यूज करते थे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस शेल, जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी ऑर्बिटल में जाए। नहीं नहीं, आज से आप ओरिजिनल एंड प्रॉपर डेफिनेशन यूज करेंगे। वो ये यूज करेंगे दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स are those elements, D block elements are those elements that have incomplete d orbital। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा? ना 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 ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्निकली 4s ऑर्बिटल में देखने को मिलेगा। अगर आप 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में आयरन नाम का एलिमेंट है, आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 2p में 6 रखूंगा, 3s में 2 रखूंगा, 3p में 6 रखूंगा। लेकिन अब मेरी मजबूरी है ना, मेरी मजबूरी है कि मेरे 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन 4s में रखूंगा। 4s में इलेक्ट्रॉन रखने के बाद मैं वापस से पीछे जाऊंगा और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो होगा मेरे 26 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। सो देखने वाले को ऐसा लगता है कि सर ने पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, फिर सर ने 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखे, इसीलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d में होंगे। नहीं नहीं
मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा समझो ना कि ये आयरन का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। अब आप देखो कि आपने भले ही यहां पर इलेक्ट्रॉन रखे, यहां रखे, यहां रखे, फिर यहां रखे और फिर वापस अंदर आ गए, तो बेसिकली वैलेंस तो यही रहेगा ना भाई, तुम्हारा वैलेंस शेल या तुम्हारा वैलेंस ऑर्बिटल तो यही रहेगा। तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ना, 3D में आने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस थोड़ी कहलाएंगे। एक्चुअली जो वैलेंस शेल के अंदर वाला जो शेल होता है वो कहलाता है पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल? पेनल्टीमेट शेल। सर पेनल्टीमेट मतलब अल्टीमेट के अंदर वाला, यानी जो आपका वैलेंस शेल होता है ना, इसको कुछ किताबों में अल्टीमेट भी बोला जा सकता है। अल्टीमेट मतलब आखिरी वाला, लास्ट वाला। तो अल्टीमेट यानी कि वैलेंस के अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली ये वाला जो ऑर्बिटल है 3D ऑर्बिटल, ये कहलाएगा पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला क्या है आपका? ये है आपका वैलेंस ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सो डी ब्लॉक की, इनफैक्ट आप डी ब्लॉक के साथ साथ मैं तो कहता हूं आप हाथों हाथ मेरे साथ में बिना टाइम वेस्ट करे एफ ब्लॉक की भी डेफिनेशन लिख लो। सो बेसिकली दोज एलिमेंट्स दैट हैव डी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, are called as d block elements, or incomplete f orbital or incomplete f orbital are called as f block elements. They are called as f block elements. बोलो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? सो गाइज ये हो गई स्टार्टिंग, ये हो गया इंट्रोडक्शन आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात, 100%। आगे बढ़े, ग्रेट। नाउ गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लो मेरे पास में क्रोमियम है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। आप सब लोग जानते हैं इसके 4s के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि एक एलिमेंट के अंदर अगर d और या कोई भी एक ऑर्बिटल अगर फुल्ली फिल्ड है और अगर एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो वो बहुत स्टेबल होता है। तो यूजुअली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शुरुआत में दिखता ऐसा है, अगर आप बनाओ तो रूल के हिसाब से कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 3D में ये। लेकिन 3D को कंप्लीटली भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के उसे यहां भेज देते हैं। सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दैट द डिफरेंस इन एनर्जी of 4s and 3D orbital of 4s and 3D orbital is so less that an electron can switch between them, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में आराम से जंप करके स्विच करके चला गया। नाउ आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। नाउ गाइस होता भी यही है कि क्योंकि आपके 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल मतलब आपका ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल, क्योंकि मैं जनरल केस बता रहा हूं, मैं सिर्फ 3D सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4s सीरीज की बात भी कर रहा हूं, मैं 5s सीरीज की बात भी कर रहा हूं, मैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की बात भी कर रहा हूं। इसका मतलब यह मैं ओवरऑल डी ऑर्बिटल में मौजूद सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपके ns ऑर्बिटल और आपके n-1 d ऑर्बिटल
आपके n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल बोथ कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, both can participate in bonding, both can participate in bonding and hence shows many properties, and hence they shows many properties. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो कर सकते हैं? जैसे आप देखो कि इनके पास में इनके पास में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. आपने देखा ही होगा आयरन +2+3 में होता है, क्रोमियम +2 +4 +5 जैसा बहुत सारे शो करता है, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है, आयरन भी +2 शो करता है, +3 शो करता है, बहुत सारे शो करता है. तो इसी वजह से इनके पास में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर तो आपका वैलेंस शेल तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, आपके जो वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन 3D के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब अल्टीमेट शेल के साथ साथ पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इसके पास में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ये कलर शो करते हैं, दे शो कलर, देन दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इनके साथ आपको बहुत सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी. देन उसके अलावा इनके पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होगी, इनके पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होगी, एक्सेट्रा. तो अब हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से डिटेल में और बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे. तो गाइज आई होप आपको इस चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. जी हाँ, इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था. मैंने बढ़िया तरीके से सब पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है. चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला टॉपिक. डी एंड एफ ब्लॉक का पहला टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे. सब लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन, सब लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, मैं इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा जो मुझे यहां पर थोड़ी सी रह गई थी. आपने यहां पर देखा कि ये जो लेंथेनम था, लेंथेनम के बाद में ये 14 एलिमेंट नजर आए. फिर तुम्हारे पास में एक्टेनियम था, एक्टेनियम के बाद में ये 14 एलिमेंट्स नजर आए. तो आप लोग यहां पर एक पॉइंट स्टार बना के लिख लो दैट आफ्टर lengthenum 14 elements with electrons in 4f orbitals are observed. 4s orbitals are observed. Similarly मेरे प्यारे बच्चों, similarly in actinium 14 elements with their electrons in 5f orbitals are observed and are called as lanthanide and actinide series respectively. Or basically these are called as F block elements, and basically these are called as F block elements. इनको क्या बोलते हैं? इनको F block element बोलते हैं. एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसा आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि D block elements क्योंकि आपके S ब्लॉक को और आपके P ब्लॉक को ब्रिज करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं. These are also called as transitional metals. अब ये 14 और ये 14 18 एलिमेंट ट्रांजिशनल मेटल के अंदर है. ट्रांजिशनल मेटल्स ट्रांजिशनल सीरीज में लेंथेनम के बाद में ये 14 एलिमेंट मिले. वो तो यहां रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हमको नीचे जगह बनानी पड़ी. पर टेक्निकली लेंथेनम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है. 57 के बाद 58, 59, 60, 61 से लेकर यहां तक 71 तक 14 एलिमेंट आपको लेंथेनम के बाद ही मिले.
फिर ये हैफनियम और ये स्टार्ट हो गया। सिमिलरली एक्टेनियम के बाद में ये जो तुम्हारा एक्टेनियम है एटॉमिक नंबर 89 के बाद में 90, 91 से लेकर 103 तक ये 14 एलिमेंट आपको एक्टेनियम के बाद मिले एक्टिनाइट सीरीज में। तो ये कहां मिल रहे हैं? ये ट्रांजिशनल मेटल के भी अंदर घुसे हुए, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशनल मेटल्स। और मेरा गुलजार हिला लो, क्या तुम लोगों को यह बात समझ में आई? हा, पक्की बात, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 100%, 100% क्लियर, ग्रेट। तो अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं, इज द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आप जब आपकी NCERT खोलोगे तो आप लोगों को ये टॉपिक दिखाई देगा, दैट इज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको इंट्रोडक्शन ही इतना खतरनाक दे दिया है इसका, मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन इतना डेंजरस दे दिया है कि क्या आपको इसकी पोजीशन निकालने में कोई तकलीफ होगी? मुझे खुद बताओ, देख के मुझे खुद देख के बताओ कि आपको क्या इसकी पोजीशन निकालने में कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई क्या है, मुझे एक बात बताइए, क्या है? डी ब्लॉक आपको कहां देखने को मिल रहा है? ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ये आपको कहां देखने को मिल रहा है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दीज आर योर एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18, दीज आर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12 में देखने को मिल रहा है। बेसिकली दीज आर प्रेजेंट एग्जैक्टली इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। आपके पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में ये नजर आता है। क्या इसके अंदर कोई परेशानी प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात, 100% क्लियर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये आपका ग्रुप 1 है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6। चलो इतना ज्यादा करने से अच्छा है मैं काम करता हूँ, पीरियोडिक टेबल ही निकाल लेता हूँ। मैं पीरियोडिक टेबल इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं यहीं पर दिखा सकूं। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, इधर आ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पर इस पीरियोडिक टेबल को जरा आप लोग खुद ध्यान से देखो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप सब अच्छे से जानते हो, यह है आपका पीरियड नंबर 1, यह है आपका पीरियड नंबर 2, यह है आपका पीरियड नंबर 3 और यह है आपका पीरियड नंबर 4। अब जब आप पीरियड नंबर 4 में जाते हो तब आपको पहली बार पहला डी ब्लॉक एलिमेंट दिखता है जिसका नाम है स्कैंडियम। तो यहां पर आप लिखेंगे दैट डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। यानी आप देखो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। यानी जब आप लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो आपको ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के अंदर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम पीरियड 4 टू पीरियड 7, पीरियड नंबर 4 में आपको ये पहली बार स्कैंडियम से जिंक ये 30 एलिमेंट देखने को मिले। फिर आप देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, फिर आपको ये पीरियड नंबर 5 में भी देखने को मिले, फिर आपको ये पीरियड नंबर 6 में भी देखने को मिले, फिर आपको ये पीरियड 7 में भी देखने को मिले, ये यहां से यहां तक। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह बहुत शानदार है। आप लोगों को ये पहले पीरियड के अंदर देखने को मिले नहीं, दूसरे पीरियड में दिखे नहीं, तीसरे पीरियड में दिखे नहीं, पहली बार कहां दिखे? चौथे पीरियड में। सर चौथे पीरियड में क्यों दिखे? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चौथे पीरियड में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने जाओगे
तो चौथे पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स। बेसिकली ये जो पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल, तो ये आपको शेल के बारे में बताता है। मतलब पहली बार आपको जो डी ब्लॉक देखने को मिल रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिल रहा है पहली बार स्कैंडियम, वो फोर्थ पीरियड में, यानी कि इसके अंदर 4 शेल है। तो जब आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे उसके बाद में आप 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, कोई आपसे एफ ब्लॉक की पोजीशन नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट लेंथेनम के अंदर दिखाई देते हैं, लेंथेनम के अंदर दिखाई देते हैं। तो एफ ब्लॉक का, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई ग्रुप नहीं है। टेक्निकली ये सारे ग्रुप 3 के अंदर है बेटा। ये वाला ग्रुप 3 है और ग्रुप 3 में आपको लेंथेनम भी दिख रहा है। ग्रुप क्या होता है? जो ऊपर से नीचे चले, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 1 में ये सारे एलिमेंट, ग्रुप 2 में ये सारे एलिमेंट, वैसे ग्रुप 3 में ये सारे एलिमेंट। तो लेंथेनम और लेंथेनम के बाद वाला एक्टेनम, ये दोनों तुम्हारे ग्रुप 3 के तो मेंबर हैं। तो सारे एफ ब्लॉक ग्रुप 3 के अंदर आ गए और ग्रुप 3 के अंदर भी ये सारे पीरियड नंबर 6 में चल रहे हैं और ये सारे पीरियड नंबर 7 में चल रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से पता चल जाती है। कोई ज्यादा इसके अंदर हमें चिंता करने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक गाइस जो हमें डिस्कस करना है, इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब गाइस मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इनके सारे बना के आपके सामने ला दिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट गाइस जो टॉपिक आप लोगों को मेरे साथ में, मेरे प्यारे बच्चों को स्टडी करना है, जो सेकेंड टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? भाई हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी। नाउ गाइस सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम इन एलिमेंट्स के नाम सीख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के नाम सीख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को निखिल से, मांगे फीस को निखिल से छुपो जल्दी। ये ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को निखिल से छुपो जल्दी। तो यहां पर जो आपकी साइंस है, साइंस मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वेरी मतलब वेनेडियम, क्रूअल मतलब क्रोमियम, मांगे मतलब मैग्नीज, फीस मतलब आयरन, को मतलब कोबाल्ट, निखिल मतलब निकल, छुपो मतलब कॉपर एंड जल्दी मतलब जिंक। ठीक है, इसकी एक और फनी ट्रिक भी है मेरे पास में, अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको वो भी सिखा सकता हूं। क्या आप वो फनी ट्रिक जानना चाहते हो? चलिए तो एक पेज और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं और इस ग्रुप की एक फनी ट्रिक सीखते हैं, और वो थी सुंदर थी वंदना कुमारी। सुंदर थी वंदना कुमारी, सुंदर थी वंदना कुमारी, मांगा फिर करोड़ों का, मांगा फिर करोड़ों का हार। ठीक है, मांगा फिर करोड़ों का हार। तो देखो, करोड़ों, सुंदर थी वंदना कुमारी, मांगा फिर करोड़ों का हार, करोड़ों का हार, निखिल मांगा फिर करोड़ों का नेकलेस। अच्छा, मांगा फिर करोड़ों का नेकलेस। मैं वही सोचूं मैं क्या भूल गया हूं, नेकलेस छुप गया, छुप गया उसका जानू, छुप गया उसका जानू। अब ये ट्रिक कैसे कन्वर्ट करी मैंने, देखो
इस ट्रिक को मैंने कन्वर्ट करी, सुंदर से मुझे निकला स्कैंडियम, थी से मुझे निकला टाइटेनियम, वंदना से निकला वेनेडियम, कुमारी से निकला क्रोमियम, मांगा से निकला मैग्नीज, फिर से निकला आयरन, करोड़ों 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 से क्या निकला, मांगा फिर करोड़ों, करोड़ों से हो गया तुम्हारा कोबाल्ट, करोड़ों से हो गया कोबाल्ट का नेकलेस, नेकलेस से हो गया निकिल, निकिल के बाद छुप गया, तो छुप का जो छुप है उससे बच गया कॉपर, और जानू से निकल गया जिंक। तो ये एक फनी ट्रिक है, जो हमारे ऐसे छिछोरे बच्चे होते हैं, छिछोरे बच्चे जिनको ऐसी ट्रिक से बेहद प्यार होता है, उन्हें बहुत पसंद होती है ऐसी ट्रिक, वो ऐसी ट्रिक ज्यादा अच्छी याद कर पाते हैं। तो व्हाट्सोएवर ट्रिक यू वांट टू लर्न, आप इसे याद कर सकते हैं। तो गाइज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, आइए हम लोग चेक करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर इनका 21 से 30 के बीच में होता है। अब आप देखो इन सब के अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आप खुद चेक करो, मेरे से मत पूछो, खुद चेक करो। 1s 2s 2p 3s 3p। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी नोबल गैस का होता है, आर्गन का। क्या आप लोग जानते हैं आर्गन नाम की नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। मतलब उसके अंदर आपको ये 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यहां पर आप सब लोग कंबाइनली इसके लिए आर्गन भी लिख सकते हैं। आर्गन लिख लिया तो आर्गन से मुझे यह समझ में आ गया कि आर्गन लिख देने से मुझे यह समझ में आ गया कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स या अंदर के इनर शेल ऑर्बिटल में इनर शेल इलेक्ट्रॉन 18 है। आप देखो वो आपको इसमें भी मिल रहा है 18, इसमें 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 और इसमें, सब में वो 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मतलब आर्गन सब में कॉमन है। उसके बाद में आप लोगों को 3d के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 4s के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। गाइज ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज। कौन सी सीरीज, 3d सीरीज। 3d सीरीज मतलब जो आपके 4th पीरियड में दिखाई। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। भाई हम लोग सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हो कि 3p के बाद में हमें पहले 4s भरना होगा। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d में 1, इसके 4s में 2 भरने के बाद इसके 3d में 2, इसके 4s में 2 भरने के बाद इसके 3d में 3। अब आप लोग सब जानते हैं क्रोमियम एक स्पेशल केस है। क्रोमियम स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि क्रोमियम के d ऑर्बिटल में वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम के, मैं भी आपको पढ़ा चुका था, क्रोमियम के 4s में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो क्रोमियम के 1 2 3 4, 3d के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब हमारा स्टेबिलिटी का रूल कहता है केमिस्ट्री में कि अगर आपको किसी एलिमेंट को बहुत स्टेबल करना है तो स्टेबल करने के लिए उसका ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, क्रोमियम के यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां फेंक देंगे, तो ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। तो अब आप देखो यहां पर एक यूनिक केस हो गया कि क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैग्नीज से सब नॉर्मल हो गया, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3d में 5, फिर आयरन के 4s में 2 भरे, 3d में 6, फिर कोबाल्ट के 4s में 2 भरे, 3d में 7, फिर निकल के 4s में 2 भरे और इसमें 8। फिर आप देखो कॉपर के केस में फिर यूनिक फीचर आ गया। अब आप फिर यहां पर कॉपर को ऑब्जर्व करो। नाउ गाइस कॉपर के केस में क्या हुआ, कॉपर के केस में जनरली आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जब आप लोग 1 2 3 4 3d में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखो कॉपर में d ऑर्बिटल को पूरा भरने के लिए या तो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, तो पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल बनाएगा। और 4s में ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, तो 4s में से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो 4s को क्या फर्क पड़ेगा, 4s अब हाफ फिल्ड हो गया।
तो अगर आपके एटम में ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं, वो स्टेबल है, मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है और वो कहां बैठ जाएगा, 3D के अंदर। तो अब आपका 3D10 हो गया। तो यहां पर फिर एक नया केस आ गया कि इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के। उसके बाद में जब आप जिंक पर आते हो, तो जिंक के अंदर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बात समझ में आई? सो गाइस ये थे आपके 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसको इत्मीनान से नोट कर लो, फिर मैं आपको सेकेंड ट्रांजिशनल सीरीज यानी कि 3D के बाद में 4D सीरीज और इसके बाद में आपको 5D सीरीज यानी थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज के एलिमेंट्स के नाम और उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दूंगा। टेक्निकली गुड न्यूज ये है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, आपसे कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के पूछे जाएंगे। इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बस आपको आइडिया होना चाहिए और आइडिया मैं आपको दे दूंगा। चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन गाइस।